नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 11, जिसका नाम क्या है बच्चों? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो सबसे पहली बात, ये सार्वजनिक संपत्ति मतलब क्या? सार्वजनिक संपत्ति मतलब वो संपत्ति जो केवल किसी एक की नहीं है बल्कि सबकी है। जैसे अगर मैं किसी रेलगाड़ी की बात करूं, रेलगाड़ी में जो डिब्बे होते हैं, जो सीट्स होते हैं, क्या वो किसी एक का है? बताइए। उस पर सब लोग आकर के बैठते हैं। वो जो सीट नंबर है, सेम सीट नंबर पे बहुत यात्री आकर के बैठते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वो किसी की पर्सनल चीज नहीं है, वो क्या है? सार्वजनिक है, उसका यूज सब लोग कर सकते हैं। बस की अगर मैं बात करूं तो क्या बस किसी एक आदमी का होता है? नहीं, वो सबके लिए होता है ना। सभी को उसमें जगह दी जाती है बैठने के लिए, सभी लोग उसमें यात्रा करते हैं। तो ये क्या हो गया? सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब अभी मैं अगर एक बात करती हूँ, कोई गार्डन है, तो क्या गार्डन किसी एक जन का होता है? नहीं, वो सार्वजनिक संपत्ति है। उसमें कोई भी जाकर के खेल सकता है, कोई भी बच्चे आ सकते हैं और खेल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो सारी सार्वजनिक संपत्ति है ना, इनका हम लोग यहाँ पे सुरक्षा देखेंगे कि हमें उनको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी बिना कुछ देरी किए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख पाओगे। चलो देखते हैं। तो क्या दिया है इसमें कि संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या किसी व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की है। वास्तव में वह सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। सबसे पहले आप इतना समझिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि संपत्ति चाहे सार्वजनिक हो या फिर व्यक्तिगत, वो क्या होती है? मूल्यवान ही होती है। मूल्यवान मतलब क्या? जो पैसे दे करके ही कोई संपत्ति हम लोग खरीदते हैं ना। जैसे अभी आपके घर में कोई टीवी है, तो क्या आपको फ्री में मिला है? फ्री में लाए वो टीवी? नहीं, पैसे दे करके लाए हो। तो वो क्या है? टीवी क्या है? मूल्यवान है ना। तो इसी तरीके से संपत्ति चाहे जैसे भी हो, चाहे वो सार्वजनिक हो या फिर व्यक्तिगत हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल चीज हो या फिर कोई सबकी चीज हो, मतलब सार्वजनिक, वो क्या होती है? मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया, ठीक है, उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी एक बड़े सेठ के लिए उसकी हवेली, है ना। एक गरीब है तो वो अपनी कुटिया में ही खुश रहता है, उसकी कुटिया ही उसके लिए बड़ी ही मूल्यवान होती है ना। जैसे किसी सेठ के लिए उसकी हवेली मूल्यवान होती है, उसी तरीके से जो एक गरीब होता है उसकी घास फूस की कुटिया उसके लिए बड़ी ही मूल्यवान होती है। और रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो क्या है? सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है ना। जैसे अगर मैं पर्सनल चीज़ों की बात करती हूँ, व्यक्तिगत चीज़ों की, तो वो तो हमारे लिए मूल्यवान होती है ना। हम उसको कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहते। जैसे आपका कोई घर है, तो क्या आप चाहोगे कि आपके घर का जो दरवाजा है वो टूट जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको अच्छे से देखभाल करोगे, अच्छे से कुंडी लगाओगे, अच्छे से बंद करोगे ताकि ये टूटे ना, है ना। तो व्यक्तिगत संपत्ति की तो हम बड़ी ही देखभाल करते हैं, राइट। फिर अभी सार्वजनिक संपत्ति की अगर मैं बात करूं, तो ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये क्या है? समूचे राष्ट्र की है, यानी कि पूरे राष्ट्र की। समूचे मतलब क्या? पूरे राष्ट्र के, पूरे देश की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या फिर किसी व्यक्ति की नहीं है। मतलब क्योंकि वो संपत्ति पूरे राष्ट्र की है, सभी लोगों की है, ठीक है। तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी, मेरी या फिर किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, बल्कि सभी को इसकी देखभाल करनी चाहिए, है कि नहीं? है ना। ऐसा हम सोच करके बैठे कि इसकी, जैसे हम लोग कहीं पे भी स्टेशन पे कचरा वगैरह फेंक करके चले आते हैं, हमें क्या लगता है कि ये सफाई करता आएंगे, वो लोग साफ करेंगे, हमको क्या पड़ी है? अपने घर को आप लोग कैसे साफ करके रखते हो? गंदा होने देते हो क्या? और गंदा भी होता है तो हो जाता है, तुरंत झाड़ू लगा देते हो, है ना। इधर उधर पैकेट खा करके क्या घर में ऐसे फेंकते रहते हो? नहीं, कचरे के डिब्बे में ही ले जा करके डालते हो, है कि नहीं। तो फिर स्टेशन पे ऐसा क्यों करते हो? हम समझते हैं कि ये तो हमारा घर नहीं है, कहीं पे भी फेंक दो कूड़ा कचरा, चलेगा सब चलेगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
वो स्टेशन को साफ रखने की जिम्मेदारी बस सरकार की या फिर उस सफाई कर्मचारी की ही नहीं है, बल्कि आपकी भी है, क्योंकि आप लोग भी स्टेशन पे जाते हो, है कि नहीं। तो बस यहाँ पे वही दिया गया है कि ये जो सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, बल्कि हम सभी की होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उसका उपयोग करते हैं ना। ऐसा नहीं कि बस वो सफाई कर्मी उसको साफ करेगा क्योंकि वही उसका उपयोग कर रहा है, वही करता है क्या, नहीं, एक्चुअली में तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो हमें उसको साफ रखना चाहिए, मतलब गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस संपत्ति का निर्माण ही सभी नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है ना। उस संपत्ति का निर्माण किस लिए किया गया है, क्यों उसको लाया गया उस संपत्ति को। जैसे अभी ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रेन क्यों लाया गया है, सभी के लिए लाया गया है ना। तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की होनी चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे आपको यही सिखाया जा रहा है बच्चों। देखो, अगर आप छोटे पर से ये आदत डालोगे ना, क्योंकि अभी भी मैं जब स्टेशन पे जाती हूँ तो बहुत लोगों को देखती हूँ जो पैकेट खाएंगे और ऐसे करके फेंक देते हैं। स्टेशन की ये बात नहीं करूँगी, रोड पे भी ऐसे चलते फिरते फेंक देते हैं, ठीक है। कभी गाड़ी में बैठे रहेंगे तो गाड़ी में से ऐसे पैकेट ले कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप पूरे देश को अपना घर समझो ना, अपने घर को जैसे गंदा नहीं करते हो वैसे ही बाहर की भी जो सड़कें हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अभी से आप एक अच्छी बात सीख लीजिए जिसका पालन आप लोगों को करना है, क्योंकि जब आप अभी से शुरुआत करोगे तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आप जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उनको आप सिखा सकते हो कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद ही ऐसा करोगे तो आपसे जो छोटे बच्चे हैं वो आपको देख करके वही समझेंगे ना, मतलब आप जैसा करोगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो हमारी नकल करते हैं, हम जैसा करेंगे ना वो वैसा ही करते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया होगा, आप जैसा करोगे ना बच्चे वैसा ही करेंगे, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों को हमेशा अच्छी आदतें ही सीखनी चाहिए, ताकि आपके जो छोटे हैं वो आपसे कुछ सीख सकें। वैसे आपसे तो वो सीखेंगे ही, लेकिन अगर आपकी अच्छी आदत रहेगी तो अच्छी आदत सीखेंगे, अगर आपकी बुरी आदत होगी तो बुरी आदत सीखेंगे। तो बचाओ, बच्चों को अच्छी आदत सिखाना है कि बुरी आदत सिखाना है, अच्छी आदत सिखाना है ना, तो आप लोगों को भी अच्छे काम करने चाहिए। चलो अभी आगे देखते हैं। तो ऐसे सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रख रखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से ही वसूल करती है। अभी देखो बच्चों, आप लोग क्या सोचते हो कि हम ये सारी चीज़ों को गंदा कर दे, खराब कर दे तो फिर नहीं आ जाएगी, सरकार लेकर के आएगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आती कहाँ से हैं, कहाँ से आती हैं? जो हम लोग टैक्स भरते हैं, ये जो हम लोग आम आदमी लोग हैं, ठीक है, पूरे देश के नागरिक, ये लोग क्या करते हैं, जब टैक्स भरते हैं, कर भरते हैं, तब उन्हीं पैसों से ये संपत्ति तैयार की जाती है, ये आती है। मतलब अगर आप किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, ठीक है, किसी बस में या फिर ट्रेन में, किसी गाड़ी में आप तोड़ फोड़ मचा रहे हो, तो एक्चुअल में नुकसान किसका हो रहा है पता है? वो आप लोगों का ही हो रहा है, क्योंकि फिर उसको वो बनाया कैसे जाएगा, वो आपके ही जेब से पैसे जाएंगे और उस सामान को फिर से बनाया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। फिर यहाँ पे जो भी लेखक है वो क्या लिख रहे हैं कि ये कितने खेदजनक बात है, यानी कितने दुख की बात है कि आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग, आप देखते होंगे अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं। क्या नहीं समझ पाए हैं? कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही मूल्यवान है। हमें सार्वजनिक संपत्ति की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए जैसे हम लोग अपनी चीज़ों की करते हैं, व्यक्तिगत चीज़ों की करते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं, है ना। अपनी चीज़ है तो उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन अगर वो सार्वजनिक है तो छोड़ो, हमें क्या पड़ी है, आएंगे वो लोग देखेंगे, हमें कुछ नहीं। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी नहीं सहन करनी चाहिए। किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हमारी कोई व्यक्तिगत संपत्ति, उसको नुकसान हो जाता है तो क्या हम सह पाते हैं? उसके लिए तो हम झगड़ा कर उठेंगे, क्यों गिराया, क्यों फोड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन वही अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई किसी ने नुकसान पहुँचाया तो उसको आप सहन कर लेते हो, है ना। लेकिन उसे भी हमें सहन नहीं करना चाहिए, है ना। और प्रायः ऐसा देखा गया, यहाँ पे लिखने वाले कहते हैं कि प्रायः ऐसा देखा गया, हमेशा ऐसा देखा गया है कि
अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। और हमेशा ये देखा गया है, ठीक है, कि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार से अगर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें तोड़फोड़ मचाएंगे, उसको जला देंगे, कहीं उसको फोड़ देंगे, शीशे फोड़ देंगे, बहुत बहुत नुकसान कर देते वो बस अपनी एक मांग के लिए, है ना। लेकिन ऐसा उनको करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है क्योंकि किसी को भी कुछ पड़ी ही नहीं, उनको बस अपना काम बनना चाहिए और किसी का कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पे लिखने वाले जो भी लेखक हैं वो बता रहे हैं, उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंदी होती है। उनकी आंखों पर किसकी पट्टी बंदी होती है? स्वार्थ की पट्टी बंदी होती है। यानी वो बस अपने बारे में सोचते, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते। अपने लाभ को देख पाने का जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। यानी वो स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो सचमुच में नुकसान किसका कर रहे हैं, तो अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो संपत्ति बनी है, सार्वजनिक संपत्ति, वो किनके पैसों से बनी है? तो हमारे ही पैसों से बनी है। जब हमने टैक्स भरा, सरकार के खजाने में गया, तो वहां से वो संपत्ति बन करके तैयार हुई है ना। तो ये लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और इनके साथ साथ आपने सुना होगा, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। मतलब गलती तो ये लोगों ने की, लेकिन खामियाजा पूरे नागरिकों को भुगतना पड़ता है ना। सरकार ऐसे थोड़े ना बोलेगी कि बस तुम ही लोग टैक्स दो, नहीं, वो तो सबसे लेगी। जब जरूरत होगी तो पूरे नागरिकों से लेगी। यानी गलती तो करते हैं बहुत कम लोग, लेकिन सबको उसका खामियाजा, मतलब उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। और ये जो सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, ये किस लिए निर्मित की जाती है? किसी भी देश में, हर देश में होती है ना, रेल होता है, बस होता है, और भी बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति है जो हर एक देश में होती है। तो इनका निर्माण क्यों किया जाता है? तो हमारी सुख सुविधा के लिए किया जाता है, ताकि हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमको हम क्या कर सके, अपने क्रियाकलाप एकदम सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए ये सारी चीज़ें निर्मित की जाती हैं। जैसे देश में रेल की सुविधा, बस की सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति की ही उदाहरण है। अभी देखो बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति में क्या क्या आता है? तो रेल सुविधा, रेल की जो अलग अलग सुविधाएं हैं, फिर बस सुविधा, हवाई सुविधा, फिर जो नगरों में खुली जगह होती है वो, ठीक है, जगहों पर जो उद्यान बने होते हैं, गार्डन्स बने होते हैं वो, फिर खेल के मैदान, स्टेडियम, ये सभी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति ही है। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर रोक लगाई अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होंगी? इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। देखो बच्चों, ये लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ में अंधे होकर के इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ट्रेन को बंद करवा देंगे, ट्रेन के आगे आ जाएंगे, बस को रुकवा देंगे, उनको आने जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये लोग इतना क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो लोग अच्छे लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि अभी ये लोग ने बस रुकवा दी, ट्रेन रुकवा दी, तो परेशानी किसको होगी? जो लोग यात्री हैं, यात्रा करने वाले हैं, है ना, जो समझिए अपने घर से निकल गए, काम पे चले गए, और बीच में पता चला कि जो बस है वो उसका आवागमन बंद हो गया। तो अभी ये बेचारे क्या करें, ये मजबूर हो जाएंगे उधर ही रहने के लिए, घर पे तो ये आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने परेशानी को क्रिएट किया है, उसका निर्माण किया है, लेकिन उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग क्या करते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। मतलब इनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, बस अपना काम करना है, चाहे जैसे किसी को कितना भी नुकसान हो होने दो, पर हम तो अपना काम करके रहेंगे। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। अभी देखो बच्चों, अभी ध्यान से सुनना,
जो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोग अपने घर में बच्चों को, जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, उनको ये शिक्षा देते हैं कि बच्चों सुनो, अपनी जिद पूरी करवाने के लिए तुम लोगों को, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए तुम लोगों को ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अपने आप को नहीं देख रहे कि सरकार से जो इनकी मांग है उसको पूरा करवाने के लिए ये लोग कितनी जिद कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे और अपने बच्चों को उल्टा सिखा रहे। तो क्या वो बच्चे सीख पाएंगे? नहीं, बच्चे तुम्हारे को ही देखेंगे। अगर तुम जिद कर रहे हो तो ये भी जिद करेंगे, है ना। अगर आगे आप कुछ काम करते हो ना तो पीछे उसको भुगतने के लिए तैयार रहा करो। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है और नागरिकों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। और समय समय पर देश के जो साहित्यकार हैं, संत हैं, प्रवचनकर्ता हैं, उन्होंने और नेताएं हैं, जो नेता लोग हैं, उन्होंने सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति की जो महत्ता है, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में नागरिकों को बताया है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नागरिकों पर उसका प्रभाव पड़ा है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। यानी पहले इससे भी ज़्यादा बेकार स्थिति थी, लोग बहुत सारा नुकसान करते थे, लेकिन अभी थोड़ी कमी आई है क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये लेसन जो है ये आप लोग पढ़ रहे हो, तो इससे आप क्या सीख रहे हो कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, है ना। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो, ये सीख रहे हो, ये समझ रहे हो, तो आगे चल करके आप ऐसा काम करोगे क्या? नहीं करोगे। मतलब ये जो अभी घटनाएं होती हैं इसमें कमी आएगी, है ना। तो पहले की अपेक्षा पहले ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के जैसे ये लोग पढ़ करके समझ रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वो नुकसान हमारा ही है। हमारी गलती की सज़ा पूरे नागरिकों को भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। मतलब कमी तो आई है लेकिन ज़्यादा नहीं आई है, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हो ही रहे हैं, इसलिए इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। ये पूरी की पूरी जड़ से ही खत्म होनी चाहिए ना ये बीमारी। ठीक है, चलो अभी आगे देखेंगे। कुछ समय अवश्य लगेगा पर यह हो जाएगा। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। मतलब ये तो हो जाएगा, कुछ समय लगेगा लेकिन यह काम हो जाएगा। ठीक है, हमें सरकार के ऊपर निर्भर न रहते हुए हमें स्वयं ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, यानी इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें व अन्य नागरिकों को भी समझाएं तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। ठीक है, फिर यहाँ पे लेखक जी क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है हमें उसका महत्व समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। ठीक है, इनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए, है ना। इस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है, इस बात को स्वयं भी समझें और औरों को भी समझाएं। यानी ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इसकी जिम्मेदारी सरकार से भी ज़्यादा हमारी है, इसे हमको समझना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। इसी तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए, और इसी तरह से जो देश के स्कूल से वहाँ पे ये पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बच्चों को बताया जाए। जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है ना। तो आप इससे समझ रहे हो ना कि आपको कैसे राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझे कि उन्हें अपने बच्चों में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है। और जो माता पिता है, मम्मी और पापा है, यानी जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी ही चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा होगा, जब स्कूल्स में पढ़ाया जाएंगे, माता पिता बताएंगे, तब बच्चे समझ जाएंगे और आगे ऐसे काम नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से यह शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा, क्या जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है, आपकी व्यक्तिगत चीज़ों से भी ज़्यादा उसका महत्व है। ठीक है,
वास्तव में यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की शान है ना। ये सारी चीजें क्या हमारे राष्ट्र का गर्व है, हमारे देश का गर्व है, ठीक है। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों के लोग भी हमारे देश में आते हैं ना, ये सभी हमारे देश की शान है। तो इनको देखने के लिए दूर दराज के देशों से लोग आते हैं इनको देखने के लिए। राजस्थान के गुलाबी महल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, महाराष्ट्र के किले और गढ़, ये सारे के सारे ऐतिहासिक धरोहर है। अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक धरोहरों के नाम लिखे गए हैं, जैसे गुलाबी महल हो गया, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, महाराष्ट्र के किले और गढ़, ये सभी क्या है, ऐतिहासिक धरोहर है, यानी ये बहुत पुराने जमाने के हैं, है ना। इनसे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये सभी देश के विविध शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक है। सार्वजनिक स्थलों की वास्तु, वहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएं शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है, ठीक है। ये जो सार्वजनिक स्थलों की वास्तु है ये क्या है, तो वहाँ की जो सुविधाएं हैं अत्याधुनिक, शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है। अब इन समृद्ध स्थानों की सुरक्षा का जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना प्रशासन का, यानी ये जो सभी हमारे क्या है, ये जो सभी हमारी संपत्ति है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है, नागरिकों की। उतनी ही जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है जितनी की प्रशासन की, सरकार की, ठीक है। आखिर उन सुविधाओं का पूरा लाभ नागरिकों को ही तो मिलता है ना। अभी ये जो सुविधाएं दी जाती हैं इसका पूरा लाभ किसको मिलता है, हमको ही मिलता है, तो सुरक्षा भी हमें ही करनी चाहिए। यदि सारे नागरिक और बच्चे, उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाए तो फिर समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर सब लोग इस बात को समझे, सभी बच्चे समझे, सारे पेरेंट्स समझे, तो फिर ये तो समस्या पूरी की पूरी समाधान हो ही जाएगी। तो आओ सारे मिलकर कहें, क्या कहना है, राष्ट्र संपदा देश की नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे, रखना इसका ध्यान। मतलब क्या हुआ इसका, कि राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान, यानी ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है ये क्या है, हमारी शान है, क्योंकि इसको देखने के लिए दूसरे देशों के लोग आते हैं, बराबर। सदा सुरक्षित यह रहे, रखना इसका ध्यान, और यह हमेशा सुरक्षित रहे इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट था ये कंप्लीट हुआ, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि आपको कैसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो ये लोगों ने देखो कैसे बस में तोड़फोड़ मचा रखी है, देखो कैसे होर्डिंग्स लेकर के खड़े हैं, है ना। अभी अपनी मांगे क्या करना चाहते हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं सरकार से, इसके लिए ऐसे ये लोग होर्डिंग्स लेकर के खड़े हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, शब्द वाटिका, तो लालसा यानी उत्कट इच्छा, खामियाजा यानी दुष्परिणाम, विघातक यानी नुकसानदायक, बखान यानी गौरवपूर्ण वर्णन, धरोहर मतलब थाती या फिर अमानत, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।